हेलो स्टूडेंट, कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने एब्सोल्यूट एंट्रोपी सॉलिड की निकाल ली थी। आज इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। आज हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें टॉपिक क्या कहता है? इसमें कहता है कि जैसे ही हमने देखा था कि इसमें सबसे पहले पॉइंट हम डालेंगे कि एनाट्रोपी हीटिंग क्रिस्टल सॉलिड। एनाट्रोपी देखते हैं हम जब हम हीट करते हैं क्रिस्टल सॉलिड को, हीटिंग द क्रिस्टल सॉलिड हम एनाट्रोपी निकालेंगे हीटिंग ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड की। तो वो कैसे निकालेंगे? जब हम टी टेम्परेचर से लेके ज़ीरो की तरफ, मतलब ज़ीरो टेम्परेचर से लेके जब हम टी टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो सॉलिड के केस में अपने पास जो एनाट्रोपी थी, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो कैसे एंट्रोपी निकाला था, तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे हम लेंगे CP जो कि अपना हीट कैपेसिटी है, DLN T बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक का चेंज हो रहा है, 0 से लेके T तक चेंज हो रहा है। जब आपका कोई सॉलिड का पॉइंट क्या होता है, मतलब कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसका फ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे TF तक गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो CP है वो क्या होता है, CP इज़ ए जो आपके पास CP है वो क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। और पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक डी/T3 लॉ को भी स्टडी किया था। डी/T3 लॉ क्या होता है कि जहाँ पे A इज़ ए एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है T3। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, T3 होती है, जिसको हम बोल सकते हैं AT3 होता है, जिसको A इज़ ए एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, जिसको कहा जाता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं तो वो 0 से लेके T टेम्परेचर के ऊपर, हमने देखा था कि जो CP की वैल्यू है उसको हम 0 टेम्परेचर के ऊपर कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्पॉसिबल होता है। 0 से अपर जब जैसे जैसे हम जाते हैं करीबन 15 डिग्री केल्विन के ऊपर ही हम CP की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए जो ग्राफ बना था वो CP वर्सेस T था। यहाँ पे जो हमने जो ग्राफ देखा था वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे हम इस ग्राफ को आगे क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा प्लोटेशन करेंगे, क्योंकि ये तो अपने पास क्या है, A इज़ ए इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट है जहाँ पे 0 टेम्परेचर से लेके T तक होता है, जहाँ पे हम CP की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और इसको हम डी/T3 लॉ के अकॉर्डिंग T3 का भी मतलब T3 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे मतलब जो ये T से लेके जो मतलब आगे जितना भी अपना टेम्परेचर होता है, ये यहाँ पे हम पूरी की पूरी किसको कैलकुलेट करते हैं, CP की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब हम दूसरी वैल्यू लगाते हैं कि जब हमने 0 से TF तक का टेम्परेचर रखा, यहाँ तक 0 से यहाँ तक, तो अपने पास CP DLN T की वैल्यू आएगी। दूसरा है जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डी बाय थ्योरी को और हीटिंग करेंगे सॉलिड को, जब हमने यहाँ पे डी बाय थ्योरी को अप्लाई करवाया और अब हम इसको हीट करेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर से, जब हम T टेम्परेचर से आगे जब हम इसको हीटिंग देते हैं तो TF टेम्परेचर से ये कहाँ पे जाएगा, T तक जाएगा। इसके लिए भी अपना डेल्टा S2 क्या होगा, CP DLN T बनेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों का सम कर देंगे, डेल्टा S1 को का भी सम कर देंगे, डेल्टा S2 का भी हम सम कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 0 टेम्परेचर से जब हम TF टेम्परेचर तक जाते हैं तो CP की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 83 और DLN T होगा, प्लस में TF टेम्परेचर से T की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेगा, तो अपने पास CP की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ CP ही रहेगी, क्योंकि ये आगे अब चेंज नहीं होती है, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया है। CP अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने हीट कैपेसिटी किसकी निकाली है, CP इज़ ए हीट कैपेसिटी, और ये हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड के केस में निकल के आई है। अब दूसरा आता है एनाट्रोपी ऑफ फ्यूज़न। एनाट्रोपी ऑफ फ्यूज़न क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट आता है एनाट्रोपी ऑफ फ्यूज़न। एनाट्रोपी ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा S3 से,
इसको हम S3 भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप डेल्टा S2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमने मतलब इनके बीच का मेजरमेंट था, मतलब 0 से TF का और TF से आगे जो जाने वाला है उसका मेजरमेंट था। तो यहाँ पे हम डेल्टा TF अपने पास एनाट्रोपी ऑफ फ्यूज़न का मतलब है कि जब आपका सॉलिड किसी भी लिक्विड के अंदर जाता है तो उसका फ्यूज़न हो जाता है, उस टाइम पे हमारे पास डेल्टा S की वैल्यू क्या होती है, कितना हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डेल्टा हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एट टेम्परेचर T के ऊपर कितना हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये हीट किस में टूटा है, फ्यूज़न में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे H इज़ ए हीट ऑफ ट्रांसफ़र एट फ्यूज़न के ऊपर हो गया, T इज़ ए टेम्परेचर, और ये भी किस में हो गया, हीट ऑफ टेम्परेचर फ्यूज़न का हो गया है, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस HF इज़ ए मोलर लेटेंट हीट, जो अपने पास HF होता है ये मोलर लेटेंट हीट होता है, मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। जो अपने पास TF होता है, TF अपने पास क्या होता है, देखो जब अपना कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हुआ है, मतलब उसका फ्यूज़न हो चुका है। और TF का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग, कितना वो मेल्ट हुआ है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, इसे हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। कितना टेम्परेचर हमने लगाया जब जाके ये वैल्यू आपकी मतलब मेल्ट हुई है। थर्ड आता है एनाट्रोपी ऑफ लिक्विड, मतलब थर्ड हम अप्लाई करते हैं एनाट्रोपी जब हम हीट करेंगे किसी भी लिक्विड को, ठीक है। एनाट्रोपी होती है जब हम हीट करते हैं किसी भी, हीटिंग द लिक्विड, तो लिक्विड हीटिंग द लिक्विड फ्रॉम, अब हम देखेंगे यहाँ पे कैसे निकल के आते हैं। देखो जब हमने सॉलिड को हीट किया, जब हमने सॉलिड को हीट किया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड जो है लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर गैसेज स्टेट में भी कन्वर्ट आपका हो सकता है, ठीक है, गैसेज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न होना, ठीक है, मेल्टिंग होना भी हम फ्यूज़न होना, मेल्टिंग होना भी बोल सकते हैं। जब आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। लिक्विड का कन्वर्ट होना गैसेस फॉर्म में, तो वो कहलाता है वेपराइजेशन। और एनाट्रोपी हीटिंग ऑफ लिक्विड, अब हम लिक्विड को जब हीट करते हैं तो ये आपका टेम्परेचर हमने मतलब 0 से TF से T पढ़ लिया था, तो T से अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे कि अपना जो टेम्परेचर होगा वो TF से TB की तरफ जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग से कहाँ पे चला गया, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से बॉइलिंग की तरफ जाएगा, जब आप सॉलिड को बॉयल करोगे उस टाइम पे जाएगा। तो इसके लिए जो आपके पास डेल्टा S3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन क्या, अपना लास्ट पे अपन ने कहाँ पे छोड़ा था, TF पे, तो यहाँ पे लिखेंगे TF से कहाँ पे चला गया, TB की तरफ, और ये हो गया आपके पास CB, हीट कैपेसिटी किसके लिए है, लिक्विड के लिए, और ये हो गया DLNT की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। जब आप इसका एनाट्रोपी निकालोगे, एनाट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, क्योंकि लिक्विड ऑलवेज वेपर होता है, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एनाट्रोपी देखोगे वेपराइजेशन की, तो सेम वही प्रोसेस है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला डेल्टा S4 इज इक्वल टू डेल्टा HF वेपराइजेशन फॉर्म में हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल्टा HV इज ए मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर लेटेंट हीट होता है वेपराइजेशन का, मोलर लेटेंट हीट होता है एट TB मतलब बॉइलिंग, जब आप उसको बॉयल करोगे उस टाइम पे TB के ऊपर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, TB हो गया। मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, TB मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर आता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एनाट्रोपी हम देखेंगे किसकी, एनाट्रोपी ऑफ गैसेस। एनाट्रोपी अब हम देखेंगे गैसियस की, क्या एनाट्रोपी होती है। तो एनाट्रोपी जब हम हीट करते हैं गैस को तो गैस आपका और ज़्यादा इवेपरेट हो जाएगा। जब आप गैसेस को, एनाट्रोपी ऑफ गैसेस को देखोगे या एनाट्रोपी हीटिंग ऑफ द गैसेस की बात करोगे तो ये क्या होगा, TB से कहाँ पे चला जाएगा, हमने टेम्परेचर बॉइलिंग तक लेके आए हैं, बॉइलिंग से आगे जब हम 298 केल्विन तक जाते हैं तो आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जब आपने 0 टेम्परेचर लिया, ठीक है, 0 टेम्परेचर जब आपने लिया तो आपका जो सॉलिड था वो 0 टेम्परेचर से जब आपने T* टेम्परेचर स्टार्ट किया तो वो उसका थोड़ा सा मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो फ्यूज़न होना स्टार्ट हुआ। फिर आपने T* से T टेम्परेचर मतलब TF की तरफ जब आप गए तो आपका सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका था। जब हमने टेम्परेचर TF से TB की तरफ लेके आए हैं,
टी एफ से टी बी की तरफ लेके आए हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो सॉलिड है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड फॉर्म में। जब आप टी बी से आगे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो 298 केल्विन के ऊपर, दिस मीन्स लिक्विड कन्वर्टेड इनटू ए गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए जो आपके पास डेल्टा S3 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, टीबी टेम्परेचर से 298 केल्विन जब आपने टेम्परेचर लिया तो जो हीट कैपेसिटी होती है किसी भी गैस की पार्टिकल की DLNT होगा, यहाँ पे क्या होगा DLNT की वैल्यू आपके पास आएगी। इसके लिए कोई भी मतलब आगे अब आपकी गैस आगे किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती है, तो सिर्फ हम यहाँ पे ही इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट अब अपने पास स्टेप आता है कि जो S होता है मतलब डेल्टा S, जो हमने जो डेल्टा S को कैलकुलेट किया है, जो टोटल एंट्रोपी होती है सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की, जो तीनों आपस में कन्वर्ट हुए हैं, उनको हम लिखेंगे डेल्टा S1 प्लस में डेल्टा S2 प्लस में डेल्टा S3 और प्लस में आपका पास हो गया डेल्टा S4। इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा S की वैल्यू आपके पास क्या थी, डेल्टा S की वैल्यू थी जब आपने टेम्परेचर T0 से T स्टार की तरफ जब आप लेके आए थे तो आपके पास था CP आपका क्या था 83 था, क्योंकि डेबे T3 ला आपने वहाँ पे एप्लीकेबल किया था, DLNT वैल्यू होगी प्लस में अब आपने टेम्परेचर T स्टार से कहाँ पे लेके गए हो, T की तरफ लेके गए हो। ठीक है, तो मीन्स 83 ला क्या होता है कि A इज़ ए एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मतलब CP की वैल्यू को 0 टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए तो हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लोटेशन करके ग्राफ में डिवाइड T3 ला को एप्लीकेबल किया था। CP यहाँ पे सॉलिड के केस में DLNT की वैल्यू बनेगी प्लस में अब हमने टेम्परेचर T से अब हम कहाँ पे ले जाएंगे, TF से हम लेके जाएंगे TB तक। CP किसके केस में होता है, लिक्विड के केस में लेंगे, और सॉरी इससे पहले अपना क्या था, जो हीट ऑफ फ्यूज़न था डेल्टा HF था, है ना, डेल्टा HF था, अपॉन में आपके पास क्या था TF था आपके पास। ठीक है, ये तो क्या था आपके पास मोलर लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न था, और ये आपका क्या था मेल्टिंग टेम्परेचर था। प्लस में अब हम आपके पास क्या होगी, डेल्टा S1 है पूरी की पूरी, ये डेल्टा S2 है, ये हम ले रहे हैं डेल्टा S3 जिसमें आपका टेम्परेचर TF से TB की तरफ गया, बॉइलिंग की तरफ गया, तो CP लिक्विड का लेंगे हम, DLNT की वैल्यू होगी प्लस में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्लस में करोगे S3 की वैल्यू जो थी आपके पास वेपराइजेशन की थी डेल्टा HV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, TB बॉइलिंग की तरफ गया। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट बच गया कि एनाट्रोपी ऑफ द हीटिंग ऑफ द गैस, जब आप हीट करोगे गैस को तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा आपका वो क्या हो गया, TB बॉइलिंग से 298 केल्विन के ऊपर जाएगा, और जो आपका हीट ऑफ कैपेसिटी है किसका, गैसेस का, DLNT बन गया है। ठीक है, तो इन सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे आता है। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मतलब ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है। y एक्सिस के ऊपर हम लेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी को, यहाँ पे हम किसको लेंगे, एब्सोल्यूट एनाट्रोपी को लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, डिवाइड T3 लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि इन दिस कंडीशन में आपका जो सॉलिड है मतलब इन दिस कंडीशन में आपका सॉलिड 0 टेम्परेचर से एक T स्टार टेम्परेचर के ऊपर भी गया है, TF मतलब फ्रीजिंग के ऊपर भी गया है, और फिर उसका फ्रीजिंग भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा SF मतलब उसका फ्यूज़न भी हुआ है। डेल्टा F आपने फ्यूज़न से यहाँ पे गए जहाँ पे आपने मतलब CP डिवाइड T3 लॉ को, और प्लस में आपका जो डेल्टा S1N जो था CP DLNT था उसको सम किया, और आप इस कर्व को जब आप फ्यूज़न की कर्व को निकालते हो मतलब एनाट्रोपी ऑफ फ्यूज़न निकालोगे तो इसकी कर्व को परपेंडिकुलर कर दोगे। दोबारा से जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, ठीक है, आप टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ कर रहे हो, मतलब T स्टार से TB बॉइलिंग की तरफ जा रहे हो, मतलब सॉरी TF से आप TB बॉइलिंग की तरफ जा रहे हो, तो ये आपके पास किसका होता है, लिक्विड की कंडीशन का होता है। इसके लिए भी आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और यहाँ पे ये आपके पास क्या होती है, मोलर लेटेंट हीट होती है, मतलब हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है किसका, लिक्विड का, एट TB बॉइलिंग के ऊपर। दोबारा से इसको आप मतलब गैसेस स्टेट में आपका ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। गैसेस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, CP
गैसेस के लिए होता है DLNT होता है, जहाँ पे आपने टेम्परेचर आपका DB बॉइलिंग से 298 केल्विन के ऊपर राइज किया है। तो ये आपका ग्राफ है किसके रिस्पेक्ट में, जो आपकी जो एप्लीकेशन है डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस के केस में, जहाँ पे आपने यहाँ पे आप लोगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट एक्स एक्सिस के आप ऊपर लोगे टेम्परेचर को लोगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिजिडल एंट्रोपी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रिजिडल एंट्रोपी। रिजिडल एंट्रोपी क्या कहता है, देखो रिजिडल एंट्रोपी का मतलब होता है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रिजिडल एंट्रोपी होती क्या है, कि द फाइनाइट नंबर ऑफ क्रिस्टल सब्सटेंस, मतलब द फाइनाइट नंबर ऑफ एनाट्रोपी होती है किसी भी क्रिस्टल सब्सटेंस की 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिडल एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, एंट्रोपी, ये एंट्रोपी कहती है कि आपका कोई भी सॉलिड होता है, हमें पता है कि जैसे कि कोई भी सॉलिड होता है वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट पैक होता है, उसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो हमेशा अरेंजमेंट में होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि इसका ऑर्डर कभी ना कभी डिसऑर्डर को शो भी करेगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक CO के मोलिक्यूल को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका CO का मोलिक्यूल है, हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये इसकी क्या है, ये परफेक्ट क्रिस्टल हो गया, मतलब ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन इसकी अरेंजमेंट होगी, परफेक्ट क्रिस्टलाइन इसकी अरेंजमेंट होती है। जब आप इसका रियल क्रिस्टल निकाल, मतलब रियल इसकी जब रियल स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ कहीं ना कहीं आपको इसकी जो अरेंजमेंट है वो ऐसी भी तो मिल सकती है। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल का, मतलब मॉलिक्यूल आपका, ये आपका CO ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है और ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है, रहे तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही का ना। तो यही कहता है रिजिडल एंट्रोपी को अगर आप थर्मल प्रोसेस से कैलकुलेट करोगे तो उसको हम बोलेंगे थर्मल एंट्रोपी, वो आपके पास क्या होगी, थर्मल एंट्रोपी होती है। अगर आप रिजिडल एंट्रोपी को स्टैटिकल मेथड से कैलकुलेट करोगे तो वो आपका स्टैटिकल एंट्रोपी, वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैटिकल एंट्रोपी कहलाएगा। आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, द फाइनाइट एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टल सब्सटेंस पासिस 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड रिजिडल एंट्रोपी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजिडल एंट्रोपी बोलते हैं। अभी ये देखेंगे कि रिजिडल एंट्रोपी निकालते कैसे हैं। इसको हम निकालते हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी ऑफ इक्वेशन से। अभी देखो हमने क्या कहा है कि CO का मॉलिक्यूल 2 टाइप से अरेंज हो सकता है, वन एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ऐसे होती है, तो इसका कितना होगा, 2N होगा। N यहाँ पे नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर होता है, जहाँ पे हम क्या लेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो आपकी बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि RLNW, और आपके पास जो W होता है वो 2N ही तो होता है। W आपके पास क्या होता है, इज ए थर्मल प्रोबेबिलिटी, मतलब थर्मल प्रोबेबिलिटी होता है, W इज ए थर्मल प्रोबेबिलिटी, LN, और ये हो गया आपके पास 2N, ये N जो है आगे आ जाएगा, LN2 होगा। यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आगे जो है मतलब KLN, मतलब K भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे KNLN2, जो KN की वैल्यू है इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2.303। आप इस KN को R भी तो लिख सकते हो। यहाँ पे हम कहेंगे कि R इज़ ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जो R होता है हम इसको ऐसे लिखेंगे कि RLN2। R यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, K इज़ ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, N इज़ ए एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसके लिए हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 2.303 इंटू में 8.314। ठीक है, और इनटू में हम यहाँ पे क्या लेंगे, log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो देखो log 2 की वैल्यू जो होती है वो पाई जाती है 0.3010 होती है। 2.303 इंटू में 8.314, जब हम इनको इन्हीं सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो फॉर्मूला निकलेगा वो 11.52 किलो जूल, सॉरी 5.76 किलो जूल इन्वर्स मोल इन्वर्स की फॉर्म में आपके पास आएगा।
ठीक है। ये कैलकुलेट मतलब रेजिडुअल एंट्रोपी के ऊपर एक छोटा सा नोट है कि रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है। रेजिडुअल एंट्रोपी को निकालने का ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। इसको हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन से निकालते हैं। बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू के आएगा, यहाँ पे Ln और W होगा। W हमारे पास थर्मल प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसकी कितनी पॉसिबल वो अपने आप को अरेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हमने CO मॉलिक्यूल लिया है तो CO का कितना होता है 2N होता है। तो जब हम यहाँ पे 2N को पुट करेंगे तो जो N है ये आगे आ जाएगा तो NK Ln होगा, और ये जो आपके पास NK होता है ये होता है आपके पास R और R Ln 2N। तो यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर 2.303 इंटू में 8.314 और log 2 की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। आपके पास जो फॉर्मूला जो सॉल्यूशन होगा वो 5.76 आएगा। अभी हम ये बताएंगे कि किस किस के केस में 5.76 निकल के आता है। जो आपका N2 मॉलिक्यूल होता है, जो NO2 मॉलिक्यूल होते हैं उनके केस में, NO मॉलिक्यूल के केस में जो रेजिडुअल एंट्रोपी निकल के आती है वो 5.76 होती है। बट FeCl की फॉर्म में अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं, जैसे कि हमें पता है N2O को हम NNO ऐसे भी तो लिख सकते हैं और ONN ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसकी भी दो पॉसिबल ओरिएंटेशन ही बनती है कि इसकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट ही होती है। सेम कंडीशन FeCl3 को निकालते हैं तो FeCl3 जब आप लेते हो मतलब FeClO3 की स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसकी कितनी मतलब ओरिएंटेशन होती है, 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा 2.303 8.314 और log 4 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आएगा रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन के लिए निकलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो अपने वीडियो आएगा वो क्लेशन क्लिप्रॉन इक्वेशन के ऊपर आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।